Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. तो guys, आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स की अगले चैप्टर की बात करने वाले हैं, नए टॉपिक जो कि फंक्शन है। आज बात करेंगे फंक्शन। तो सबसे बात आप लोग की माइंड में आती होगी तो फंक्शन को डिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, फंक्शन को डिफिनेशन समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले जानेंगे फंक्शन को किस तरह से परचेज करेंगे, समझेंगे इस फंक्शन के डिफिनेशन से ऑलरेडी नहीं समझ पाइएगा। देखिए, जैसे इसका ए का कोई एलिमेंट दिया गया है 2 3 4 5, बी में कोई एलिमेंट दिया गया है 4 9 16 25 27 29, इस तरह से फंक्शन दिया एलिमेंट दिया गया है। तो मतलब इसको किस तरह से समझेंगे, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित हो, मतलब संगति के अनुसार एकल बंधन बनाता हो, तो उसी को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। मतलब अगर हम पुट कर रहे हैं a का पुट x इज इक्वल टू 2, मतलब a का पहला एलिमेंट पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ पुट x इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में अगर दो पुटअप कर रहे हैं तो मतलब इसका इक्वालिटी का साइन क्या कहता है इफ देन पुट x इज इक्वल टू 2 इन वैल्यू इन सेम साइड सेम डायरेक्शन इन राइट साइड। ठीक, मतलब राइट साइड में भी इसका दोनों साइड इक्वल वैल्यू को रखना है। ठीक, इक्वालिटी का साइन ये कहता है। ठीक, तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, मतलब a का एलिमेंट इसमें उपस्थित है 4। इसी तरह अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, मतलब b में भी उपस्थित है। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, बच गया कौन कौन, 27 और 29। मतलब क्या बनाता है, संगति के अनुसार एकल बंधन बनाता है। मतलब संगति क्या कहते हैं, एसोसिएशन। एसोसिएशन की हिंदी में क्या कहते हैं, संगति। इसी तरह कौन सा बंधन बनता है, एकल। एकल मतलब क्या होता है, यूनिक। क्या होता है, यूनिक। इसको हिंदी में एकल कहते हैं, एकल संबंध बनाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब तो आप लोग ऑलरेडी फंक्शन इसका डिफिनेशन जान सकते हैं। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उसके एकल संबंध बनाता है, यानी कि समूह या संगति के अनुसार, तो उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। या देखिए, आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं। देखिए, इसी के अनुसार ए भी कोई एलिमेंट लिए तो लिख सकते हैं, इफ each element of set A has unique association set B, मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट B में एकल संबंध बनाता हो संगति के अनुसार। ठीक, तो क्या हो गया, has unique association set B, then function defined from set A to set B। ठीक, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, if each element of set A has unique association of set B, then function defined from set A to set B, मतलब A का प्रत्येक एलिमेंट B में एकल संबंध बनाता हो, उसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, अब अगर फंक्शन के अनुसार हम लोग समझेंगे एक ऐसा एग्जांपल से जिसमें डोमेन और को डोमेन को भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जैसे A का कोई एलिमेंट नाम के अनुसार लेना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे, नाम के अनुसार। जैसे लेते हैं राम, कृष्णा, अर्जुन, गणेश। ठीक, तो देखिए, इसके अनुसार बी में एलिमेंट, ठीक, राम के पिता कौन थे, दशरथ,
ठीक। कृष्ण जी के पिता कौन थे? तो देखिए इसके वासुदेव। अर्जुन के पिता पांडव। पांडव, ठीक। उसके बाद गणेश के पिता शंकर। ठीक। तब लिख देते हैं विष्णु देव, ब्रह्मा। ठीक। मतलब एक रामायण के अनुसार हम लोगों ने नाम लिख लिए। मतलब राम के पिता दशरथ, कृष्ण जी के पिता वासुदेव, अर्जुन के पिता पांडव, उसके बाद गणेश के पिता शंकर। वासुदेव और ब्रह्मा दो बच गए। ठीक। तो देखिए इसके साथ एकल संबंध, मतलब इसमें जोड़ेंगे, कह सकते हैं इज द सन ऑफ, जैसे लिखते हैं, देखिए तो देखिए इसके साथ अगर एकल संबंध बनाएंगे, जैसे इज द सन ऑफ, मतलब इसके फॉर्म को क्या कहेंगे? इज द सन ऑफ कैसे लगाते हैं? जैसे राम के पिता दशरथ, कह सकते हैं राम इज द सन ऑफ दशरथ। इसी तरह कह सकते हैं कृष्णा इज द सन ऑफ वासुदेव। इसी तरह अर्जुन इज द सन ऑफ पांडव, गणेश इज द सन ऑफ शंकर, और दो जो बच जाता है यही। अब इसमें हम लोग समझेंगे डोमेन और कोडोमेन कैसे होता है। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है उसको क्या कहते हैं? डोमेन। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। ठीक। देखिए तो यहां से भी आप लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और यही सी बात लगता है इमेज और प्री इमेज। मतलब इसका इमेज यह, मतलब दशरथ के सन जो है राम यानी कि दिखाई दे तो क्या हो जाता है? प्री इमेज कहलाता है। और राम के यानी कि इसका जो दिखाता है दशरथ में इमेज, उसको कहते हैं प्री इमेज कहते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग को चार चीज सीखने को मिलता है। यानी कि डोमेन किसको कहेंगे? जो अगर फंक्शन डिफाइंड होता है वह क्या कहलाता है? डोमेन। ठीक। अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो तो क्या कहलाएगा? डोमेन। अगर नहीं हो तो क्या कहेंगे? कोडोमेन। ठीक। इसी तरह आप बात करेंगे इमेज और प्री इमेज। इमेज मतलब क्या हुआ? राम का इमेज दिखाई देता है अगर दशरथ, तो उस केस में क्या कहेंगे? प्री इमेज। अगर दशरथ के इमेज राम में दिखाई दे तो उसको कहते हैं इमेज, एफ इमेज, सॉरी एफ इमेज। ठीक। तो इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं कोडोमेन यानी कि डिफाइन होगा, जो फंक्शन अगर डिफाइन होता है तो वह डोमेन कहलाता है, अगर डिफाइन नहीं होता है तो कोडोमेन। फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एफ, इसको डबल डॉट को क्या पढ़ते हैं? सच दैट। ठीक। ए ये तीर का चिन्ह समझते हैं, अब बी यही यानी कि फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक। अगर कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो वह क्या कहलाता है? डोमेन होता है। क्या होता है? डोमेन। फंक्शन डिफाइन तो डोमेन, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो कोडोमेन। अब इसमें हम लोग समझेंगे इमेज और प्री इमेज। तो इमेज और प्री इमेज भी समझ गए होंगे। यहां से लिख सकते हैं एफ इमेज और प्री इमेज के लिए। देखिए एफ इमेज और प्री इमेज के लिए समझने के लिए, ठीक, तो कह सकते हैं एफ इमेज एंड प्री इमेज। ठीक। तो एफ इमेज और प्री इमेज मतलब दशरथ के, तो कह सकते हैं दशरथ इज द सन ऑफ, सॉरी दशरथ इज द एफ इमेज ऑफ राम। ठीक। लिख सकते हैं दशरथ इज द F image, दशरथ is the F image of राम। ठीक। दशरथ is the F image of राम। मतलब इसी तरह कह सकते हैं वासुदेव
इज द एफ इमेज ऑफ कृष्णा। इसी तरह पांडव इज द एफ इमेज ऑफ अर्जुन। शंकर इज द एफ इमेज ऑफ गणेश। ठीक, मतलब एफ इमेज का पार्ट, मतलब अगर कोई किसी का पिताजी अगर अपने इमेज में दिखे तो उसको एफ इमेज कहते हैं, और मेरे अनुसार मेरे पिताजी अगर दिखे तो उसको क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज। इसी तरह लिख सकते हैं प्री इमेज के लिए राम इज द प्री इमेज ऑफ दशरथ। ठीक, क्या कह सकते हैं, राम इज द प्री इमेज ऑफ दशरथ। इसी तरह कृष्ण इज द प्री इमेज ऑफ वासुदेव। इसी तरह कह सकते हैं अर्जुन इज द प्री इमेज ऑफ पांडव। गणेश इज द प्री इमेज ऑफ शंकर। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, इमेज और प्री इमेज की बात आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को सिर्फ डोमेन और कोडोमेन भी नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए हम लोग ने डोमेन और कोडोमेन को भी अच्छी तरह से समझा दिए। ठीक, तो देखिए, हाँ देखिए, इसी पर अगर बात किया जाए रेंज, जैसे परिसर कहते हैं जिसको, ठीक, तो क्या किया जाए, रेंज और परिसर, मतलब इमेज को ही दर्शाया जाता है तो उसी को रेंज कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे डोमेन और रेंज के। ठीक, फंक्शन को जो दर्शाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एफ इमेज के संग्रह को ही कहते हैं। ठीक, जैसे कोई फंक्शन के इमेज और जैसे प्री इमेज रहता है तो एफ इमेज का जो संग्रह आता है, और उसको जैसे डोमेन और कोडोमेन, मतलब जो कोई परिभाषित होता है, मतलब परिभाषित कौन कौन फंक्शन होता था, जैसे डोमेन कहते हैं, डोमेन मतलब डोमेन में कौन सा फंक्शन परिभाषित था, राम था, ठीक, कृष्णा था, अर्जुन थे, उसके बाद गणेश, ये सब था, क्या था, डिफाइन था। ठीक, और क्या था, कोडोमेन। ठीक, राम के पिता दशरथ, कृष्ण जी के पिता वासुदेव, अर्जुन के पिता पांडव, गणेश के पिता शंकर, फिर बच गया था कौन, विष्णु और ब्रह्मा। विष्णु और ब्रह्मा ये दोनों डिफाइंड नहीं था, मतलब कोडोमेन। मतलब एफ इमेज का वर्किंग जो कर रहा था, मतलब राम के पिता, तो क्या कह सकते हैं, राम इज द एफ इमेज ऑफ दशरथ, मतलब उसी को जो रेंज कहते हैं। ठीक, तो रेंज को इस तरह से डिफाइन करते हैं, कोडोमेन इस तरह से इसके साइन को सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाते हैं। बस इसी को समझना है रेंज। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इनके फंक्शन और डोमेन, कोडोमेन, एफ इमेज, प्री इमेज, रेंज। तो एक नए वीडियो से, अभी तक ये बेसिक फॉर्म था। बेसिक फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट सा जो फंक्शन होता है वह क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन को समझना सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन की बहुत इजी फॉर्म में हम लोग समझ गए, तो फंक्शन होता है क्या। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।